Hi, Bachalo. Good morning to all of you. So finally, I'm here. और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपना बोला था कि मैं ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करूँगी एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि 9 to 12 जो है मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्वेल्थ का फर्स्ट लेसन पढ़ाऊँगी, देन मैं 11th का फर्स्ट लेसन, देन 10th एंड देन 9th एंड देन अगेन 12th। इससे क्या होगा कि सारे बच्चे जो हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं इंग्लिश को, तो वो साथ चल सके। क्योंकि अगर पर्टिकुलरली मैं ट्वेल्थ में फोकस करूँगी एंड अगर समवन इज़ लुकिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्लास 9th स्टूडेंट की कोई चैप्टर मिल जाए या क्लास 10th स्टूडेंट, सो माई इंटेंशन इज़ टू हेल्प एवरी वन, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12th। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ वीडियोस देखे एंड आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट आई एम दैट काइंड ऑफ टीचर जो ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को नोट्स अवेलेबल होंगे एंड दीज आर द थिंग्स। नो, क्योंकि इट्स बीन 3 years एंड हमेशा से यही हुआ है कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा ये बोला है कि खुद से क्वेश्चन एंड आंसर्स करो, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं स्कूल में मैंने एंटर किया था, मैंने बच्चों से पूछा कि अब तक आप लोग किस तरह से आंसर्स देते थे, कि मैम वी डोंट नो हाउ टू राइट। सो मैंने बोला कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th यू सीरियसली डोंट नो हाउ टू राइट। नो मैम, क्योंकि हमें सर लिखवाया करते थे या हमें मैम लिखवाया करती थी क्वेश्चन एंड आंसर। सो ये थोड़ा सा अजीब है कि लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सोचना सिखाता है, और अगर वो चीज़ अगर आपके अंदर डेवलप नहीं हो पा रही है, सो लिटरेचर का कोई फ़ायदा नहीं है। एक और चीज़ बच्चा कि अगर मैं अपने बच्चों से सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिटरेचर, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि किस तरह से आप एक्सप्लेन करते हो कि अच्छा ओके, स्टोरी, पोएम। बट एक और डेफिनेशन है जो नॉर्मली बहुत फेमस है कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। आप अगर साहित्य को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं समाज को जानते हो, दुनिया को जानते हो। बट उसके साथ साथ एक चीज़ मैंने नोटिस की है वाइल रीडिंग लिटरेचर, वाइल अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, इज़ दैट कि लिटरेचर इज़ नॉट जस्ट द मिरर ऑफ सोसाइटी बट मिरर ऑफ आवर ओन सेल्फ। जब हम पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उस जर्नी में पता चलता है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमें क्या चाहिए, एंड हम ह्यूमैनिटी के मेजरमेंट में कहाँ स्टैंड करते हैं। सो आज से स्टार्ट करेंगे एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कि आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। डेफिनेटली हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको वन बाय वन हर क्वेश्चन के आंसर को बताऊंगी कि किस तरह से क्या लिखना है, किस तरह से क्या लिखा जा सकता है। बट मैं आपको पूरा एकदम कॉपी पेस्ट वाला नहीं बोलूँगी कि अच्छा मैं करके दे रही हूँ। हाँ, शायद हो सके तो कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लगे तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसके आंसर्स दे दूंगी, बट नॉट ऑल द आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज से स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि वट एवर यू आर लुकिंग you will find her. Okay, so the last lesson before starting बच्चा any chapter, okay, थोड़ा बहुत पोइट के बारे में जानना ज़रूरी होता है। मतलब कि पोइट कहाँ से बिलोंग करते हैं, पोइट का बर्थ एंड डेथ सन क्या है, एंड पोइट ने ये स्टोरी किस सेटिंग में लिखी है, मतलब किस टाइम पे लिखी है, क्योंकि बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर्टिकुलर टाइम का। उस टाइम में क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, क्या मेंटल स्टेटस थे लोगों के। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। एक और चीज़, डोंट यू थिंक सो इट्स वेरी आयरॉनिकल दैट कि द फर्स्ट लेसन ऑफ 12th क्लास जिसका नाम है द लास्ट लेसन। वैसे तो द एज ऑफ आयरनी में सब कुछ ही उल्टा पुल्टा है। सो इससे पता चलता है कि वेरी सून यू विल एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड, जहाँ पे जो आप सोचते हो वो होता नहीं है, एंड जो होता है वो आपने कभी सोचा नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट। About the author, Alfonso Daudet.
1842-1897 was a French novelist and short story writer. अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्फोंसो डॉडेट जो हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं. वो एक नॉवलिस्ट रह चुके हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं. एंड शॉर्ट स्टोरी में आप देख सकते हो द लास्ट लेसन जो है वो उनकी वन ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरीज में से आता है. एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी बच्चा. The last lesson is set in the days of a Franco-Prussian War 1872 to 1879 in which France was defeated by प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क. अब आपने सेटिंग देखी कि यहाँ पे एक वॉर चल रहा है. किसके बीच में? फ्रैंको प्रशियन वॉर, मतलब फ्रांस और प्रशिया. फ्रांस आपको पता है कि एक कंट्री है एंड प्रशिया एक टाइम पे कंट्री हुआ करती थी जो कंसिस्ट करती थी जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. बट अभी आप वर्ल्ड मैप में सबको अलग अलग देखोगे. तो उस टाइम पे 1870 में दोनों के बीच में वॉर हुआ और वॉर को कौन लेड कर था? प्रशिया की तरफ से बिस्मार्क लेड कर रहे थे. प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ द जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रशिया के अंदर ये आता था, लेकिन अब सब कुछ अलग है. इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्ज़ेक एंड लॉरेन हैव passed into sorry, you know what bachcha, I seriously don't know how to use these other things. So starting में कुछ मेरे वीडियोस में आपको बहुत प्रॉब्लम नज़र आएगी, बट आई होप कि आप उन सबको इग्नोर करके सिर्फ स्टडी पे ध्यान दोगे. एंड मैं एक ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे आवाज़ें बहुत आती हैं बाहर से. एक स्मॉल टाउन में हूँ, एक गांव से बिलोंग करती हूँ. सो यहाँ पे चिल्लाते बहुत लोग हैं तो आवाज़ें आएगी, तो प्लीज़ पार्डन मी. सो हम कहाँ थे? इन दिस स्टोरी, ओके सॉरी, ओके इससे हम पढ़ते हैं. चलिए, ओके, what's that? In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. जैसा कि आपने देखा कि प्रशिया वॉर जीत चुका है. एंड कहते हैं ना कि जब भी कोई दो कंट्रीज़ में वॉर चलती है तो अगर आप मतलब एक नेगोशिएशन होता है कि चलो यार आप कुछ पार्ट्स ले लो हमारे कंट्री के एंड हमें जाने दो. तो फ्रांस ने अपने कुछ पार्ट्स दे दिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए और प्रशिया को. वो कौन से थे? अल्ज़ाइक एंड लॉरेन. अब आपको अंदाज़ा होगा कि अल्ज़ाइक एंड लॉरेन में जब प्रशियन सोल्जर्स जाएंगे या प्रशिया का अब रूल होगा तो किस तरह की कंडीशन हो सकती है. बिकॉज वी आर सेल्फ फेस दिस थिंग इन इंडिया. जब ब्रिटिशर्स आए थे तो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिला था. तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो चीज़ें होती है ना कि कंट्री इन्वेजिंग करती है, फिर रूल करना शुरू कर देती है, फिर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाती है. तो दिस इज़ अ थिंग विच हैपेंड विद अल्ज़ेक और लॉरेन ऑल्सो. सो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखिएगा, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं. एंड फ्रैंको प्रशिया वॉर में इन्हें हैंड ओवर किया गया था प्रशिया को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस करेंगे इस चीज़ में जो बहुत ही रिलेटेबल होंगी, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सिमिलर चीज़ें हमने भी फेस की है. सो बिल्कुल अलग नहीं होगा. यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट लिटरेचर इज़ दैट कि राइटर ने 2 साल पहले या 200 साल पहले अगर कोई चीज़ लिखी है, मतलब कहते हैं कि पीस ऑफ आर्ट, और अगर कमेंडेबल जिसको कहा जाता है वो कहा जाता है कि उसमें वो जो थीम होता है वो उस टाइम के लिए भी सुटेबल होता है एंड इस टाइम के लिए भी सुटेबल होता है. आप शेक्सपियर की कोई भी नॉवल पढ़ लो, वाइल्ड की कोई भी नॉवल पढ़ लो, yeah, there's a lots of writer, Wordsworth, George Orwell. These are the writers. जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार हमारे टाइम के लिए इन्होंने लिखा है. एंड आई रियली वॉन्ट टू प्रिस्क्राइब एवरी वन, स्पेशली द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, कि ट्राई टू क्रिएट द हैबिट ऑफ रीडिंग बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. It's very important. Okay, so let's start. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question on participles. So
यहाँ पर जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो आप देख रहे हो कि एक तो एक फर्स्ट पर्सन नैरेटिंग है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे किसी भी स्टोरी में लगती है जब ऑथर जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में लगता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो। ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो खुद आपसे आके स्टोरी बता रहा है। कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, जो कि बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना पता है कि जो पर्सन है वो एक बच्चा है, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ता है। तो उसने स्टार्ट किया जैसे कि हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं स्कूल जाना, आप लोग स्टार्ट करते हो। एंड एक चीज़ जो बच्चा हर बारी डरता है कुछ दिन को छोड़ के, वो ये चीज़ कि वो डांट ना सुने, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसको डांट पड़ती रहती है क्योंकि उसने उससे होमवर्क नहीं किया होता है। तो यहाँ पर भी जो बच्चा है वो डर रहा है। एम हेमल टीचर है उसकी, उनकी डांट से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो आज क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल यू नो, वन पार्ट ऑफ ग्रामर जो आपने पढ़ा है। उसके लिए बहुत, तो हर किसी लैंग्वेज में ना ग्रामर होता है ना, तो वो फ्रेंच का पार्टिसिपल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसने पढ़ाई नहीं की है एंड वो बहुत डर रहा है। एंड नाउ अब वो स्कूल की तरफ जा रहा है डरते डरते, क्योंकि उसको पक्का पता है कि उसकी जो टीचर है वो बहुत डांटने वाले हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। लुक, उसने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, मतलब बुक ही नहीं उठाया है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। ओ गॉड, दिस इज़ अ विश ऑफ एवरी स्टूडेंट, डोंट यू थिंक सो? कि हर, मतलब जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो समटाइम्स नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है कि ओ गॉड, स्कूल से भाग जाए क्या, क्योंकि जब भी टफ चैप्टर लगता है। आई जस्ट डोंट लाइक मैथ्स, ओके। मैथ्स की जब भी क्लासेस होते थे तो आई वाज जस्ट लाइक कि गॉड, एक अलग दुनिया क्रिएट हो जाए और उसके अंदर मैं एंटर हो जाऊँ एंड यहाँ पे भी रहूँ, क्लास में भी रहूँ, एंड जो मेरा दूसरा पार्ट हो वो दूसरी जगह पे हो एंड नोबडी कम्स टू नो। सो दीज आर द थिंग्स आप बच्चों के मन में आते हैं, उटपटांग चीज़ें बच्चों के मन में आते हैं। यहाँ पर ये जो नैरेटर है वो भी कुछ अलग नहीं है, वो बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं, बहुत ही रिलेटेबल हैं। वो सोचता है कि काश यार स्कूल से भाग जाता, मैं कहीं बाहर जाता, मज़े करता, स्कूल अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब वो स्कूल की तरफ जा रहा है एंड ये सारी चीज़ें हैं जो इसको रास्ते में नज़र आ रही हैं कि आज का दिन बड़ा अच्छा है, बहुत ही ब्राइट है, जो बर्ड्स हो रहे हैं वो चहक रहे हैं। एज ऑफ द वुड्स मतलब कि एक लकड़ी है, उसके एकदम बिल्कुल किनारे पे बैठ के वो चॉप कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक अ सिंगिंग। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशिया सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। सॉ मिल क्या होता है बच्चा? जहाँ पे एक मिल होता है जहाँ पे लकड़ियाँ, शेप्स, लकड़ियाँ आती हैं, पेड़ काटे जाते हैं और जो लकड़ियाँ आती हैं उनको शेप्स दिए जाते हैं, प्लैंक्स बनाए जाते हैं या किसी भी तरह का। एंड वहाँ पे नैरेटर ने नोटिस किया कि वहाँ पे ड्रिलिंग भी चल रही है प्रशियन सोल्जर्स की। ड्रिलिंग क्या होता है? जो सोल्जर्स प्रैक्टिस करते हैं हु, हाँ, या लेफ्ट एंड राइट या गन्स लेकर, जो भी जिस तरह की भी प्रैक्टिस चलती है वॉर के लिए, वो प्रैक्टिस चल रही है इन प्रशियन सोल्जर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रशियन सोल्जर्स जो हैं वो आ चुके हैं अल्ज़ाइकिल नोरेन में, उन्होंने कब्जा कर लिया है। It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to the school. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेम्पटिंग तो है, कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव है एंड आपको मन करेगा कि यार स्कूल में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, तो काश ये भी बैठ के ये सारी चीज़ें देखते। बट उसने रेजिस्ट किया अपने टेम्प्ट को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो स्कूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट नॉलेज। सो हमारे इस छोटे से नैरेटर ने सारे अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट करके स्कूल की तरफ बढ़ने की कोशिश की। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ अ bulletin board. For the past 2 years, all our bad news had come from the lost pedals, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जब वो गुजरता है वहाँ से तो टाउन हॉल, हर एक स्मॉल टाउन में एक टाउन हॉल होता है जहाँ पे ऑफिशियल चीज़ें करी जाती हैं, जो भी ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं वहाँ पे किए जाते हैं। एंड टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, जैसे स्कूल्स के बाहर नोटिस बोर्ड लगा रहता है ना कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको मिल जाती है। सिमिलरली बुलेटिन बोर्ड वहाँ पे है और वहाँ की जो न्यूज़ होती है वो बिल्कुल उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होती है कि कंट्री में क्या चल रहा है, कैसे ऑर्डर्स आए। तो किस किस तरह के ऑर्डर्स आते हैं? लॉस्ट बैटल्स,
उस टाइम पे यू कैन नो कि मतलब वॉर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो बुलेटिन बोर्ड पर लग जाता था कि यार ये वॉर चल रहा है, हम हारे या जीते। तो लॉस बैटल अभी रिसेंटली फ्रांस हारा, तो वो चीज़ का नोटिस लगता था। द ड्राफ्ट मतलब कि समटाइम्स क्या होता है बच्चा ना, कि वॉर में जब सोल्जर्स बहुत कम पड़ जाते हैं तो एक ड्राफ्ट निकाली जाती है जिसमें बताया जाता है कि सिविलियंस को भी लड़ना पड़ेगा इस वॉर में, चाहे वो आप चाहते हो या ना चाहते हो। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। अगर अगर नोटिस आया है तो यू हैव टू फॉलो इट। और कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर होते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अब यहाँ पे नैरेटर सोच रहा है कि ओ गॉड, अब क्या बात हो गई है, अब कुछ और हुआ है क्या। ओके। Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice. जब मैं भाग रहा था तो मैं देख रहा था कि यार यहाँ पर तो मतलब ब्लैकस्मिथ, आपको पता है लोहार, वॉचर जो वॉच बनाते हैं, who was there with his apprentice. आई एम रियली सॉरी, ब्लैकस्मिथ का नाम है वॉचर। वो खड़ा था अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस कौन होते हैं? जो नौसीखिए होते हैं, जो किसी के अंडर में सीखते रहते हैं। मतलब आपने कोई कोर्स किया है और आप किसी के अंडर में जाकर, इंटर्नशिप वाली चीज़ हो जाती है कि डॉक्टर्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं एंड उसके बाद किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं कुछ वक्त के लिए, एक लो पेमेंट ले रहे हैं सो दैट कि वो लर्न कर सके। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, दोनों पढ़ रहे थे एंड उन्होंने मैं भाग रहा था तो उन्होंने पीछे से मुझे बोला, डोंट गो सो फास्ट पब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम। वहाँ पर वो ब्लैकस्मिथ क्या बोलता है, अरे अरे बेटा, जैसे कि हमारे में नहीं, यहाँ पे इंडिया में बच्चा, बाबू, बेटा, इन नामों से बुलाया जाता है, तो वहाँ पे बब। तो इतना जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अभी बहुत टाइम है स्कूल में। सो I thought he was making fun of me and risked M. Hamill's little garden all of a breath. And कहीं ना कहीं नैरेटर को लगता है कि यार ब्लैकस्मिथ तो लग रहा है कि मुझे टॉन्ट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट, और वो कह रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी स्कूल में बहुत टाइम है, आराम आराम से जाओ। I thought he was making fun of me. I'm sorry. Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. And now you can very easily imagine कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो कितना हसल पसल होता है, कितना भागम भाग होती है। स्कूल से आवाज़ आती है, क्लासेस से आवाज़ आती है, असेंबली सेक्शन से आवाज़ आती है, स्टाफ रूम से आवाज़ आती है, किस तरह से डेस्क की आवाज़ आती है, द ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, नहीं मतलब ABCD फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, वेरी लाउड है ना, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। हम क्या करते रहते, कभी कभी कोई बच्चा आपने देखा होगा कि दोनों हाथ रख के अपने कान पे अपना लेसन लर्न कर रहा है सो दैट कि उसको आवाज़ से प्रॉब्लम ना हो। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड हाउ कैन यू फॉरगेट दिस स्टिक, मतलब बहुत ही मोटा तगड़ा डेंजरस सा स्टिक टीचर लिया हुआ है एंड टेबल पे रैप कर रहा, बजा रहा है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ऑर्डर ऑर्डर जैसे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. अब यहाँ पे क्या था कि बड़ा अजीब सा था कि बिल्कुल शांति थी, बहुत स्टिल सा था। यहाँ पे नैरेटर ने क्या सोचा था, काउंटेड ऑन मतलब कि बिलीव किया था कमोशन पे, भीड़ पे, कि यार जब वो भीड़ भाड़ होगी ना तो मैं क्या करूँगा ना, कि मैं ऑलरेडी लेट हूँ तो मैं क्या करूँगा, चुपके से जाके उस भीड़ का सहारा लेते हुए मैं चुपके से जाकर बैठ जाऊँगा एंड मुझे सामना नहीं करना पड़ेगा एम्बेरसमेंट का। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट मेरी किस्मत ख़राब थी कि आज का दिन ऐसा होना था, ऐसा क्वाइट, ऐसा शांति वाला, जैसे कि आज संडे हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन द प्लेसेस एंड M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. पर फाइनली क्लास की तरफ जा चुका है, देख रहा है कि उसकी क्लास में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। MML जो है वॉकिंग अप एंड डाउन, मतलब कि उधर लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट कर रहे हैं। एंड उन्होंने एक रूलर लिया है, डंडा लिया है आयरन का, ठीक है। नॉर्मली उस टाइम पे, अभी के बच्चे क्या है, मतलब कि अगर टीचर्स डांट देते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि तू बाहर मिल, ठीक है ना, बाहर मिल के रोड पे मिल, फिर धुलाई करेंगे। बट पहले के टाइम में अगर टीचर्स घूर दिया करते थे तो हमारी नज़रें नीचे हो जाया करती थी। या मार तो भाई साहब, मार तो
इतना मतलब इतना खाते थे बच्चे, इतना खाते थे। जब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो ना कि गर्ल्स भी बहुत मार खाती थी, बट गवर्नमेंट ने फिर ऑर्डर दिया कि गर्ल्स आर वेरी सेंसिटिव, प्लीज़ डोंट मतलब बी वॉयलेंट ऑन हर या ऑन दैम। सो ये एक अच्छी चीज़ थी। बट आई रिमेंबर्ड कि मेरे टाइम में ऐसे ख़तरनाक ख़तरनाक टीचर्स थे जो एकदम अच्छी वाली धुलाई करते थे, बाल पकड़ पकड़ के मारते थे। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि वैसे ही वो डेंजरस से टीचर हैं जो कभी भी मार सकते हैं। और जब भी आप क्लास में लेट होते हो एंड सब कुछ बैठ चुके होते हैं, तो जब सबसे लास्ट में आप एंटर करते हो तो कितना एकदम लाल सा चेहरा हो जाता है, ब्लश करने लगते हो, मतलब शर्म के मारे। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है क्योंकि जैसे ही आप एंटर करते हो आपके सारे क्लासमेट्स, टीचर्स आपको सब एक साथ देखने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो अटेंशन होता है, जब इस तरह का अटेंशन मिलता है तो बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है, बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है। सिमिलरली जो हमारे नरेटर थे, बच्चा, वो भी बहुत ही एम्बैरेस्ड होते हैं क्योंकि सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। बट नथिंग हैपेंड। यू नो व्हाट, उस नैरेटर के लिए शॉकिंग बात क्या थी, क्योंकि नॉर्मली टीचर्स डांटते हैं, आपको मारते हैं लेट होने पर कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। एम सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, बल्कि एम ने उस नैरेटर को देखा और बहुत ही काइंडली, बहुत ही स्वीटली उन्होंने बोला कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। जल्दी जल्दी जाओ, अपने प्लेस पे बैठ जाओ, क्योंकि हम तो तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप टेंशन में होते हो तो चीज़ों को ध्यान नहीं देते हो, एग्जाइटी में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो। लेकिन जब फाइनली जंप्ड मतलब कूदना नहीं होता है, बल्कि जल्दी जाकर बैठना भी होता है। तो अपने डेस्क पे जाकर, बेंच पे जाकर बैठ गया। और जब वो अपने बेंच पे जाकर बैठता है तो तब वो देखता है कि अच्छा, जब अपने फ्राइट से, अपने डर से वो भरता है, तो वो देखता है कि जो MML हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल ड्रेसअप किया है। उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट डाला है, इस फ्रिल्ड शर्ट बड़ा ही फ़नी काइंड ऑफ शर्ट होता है, आप गूगल करके देख लेना, बहुत ही फ़नी उस टाइम पे लोग पहना करते थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड एंड ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। हैरानी की बात थी कि इतनी ब्यूटीफुली वो ड्रेसअप थे कि नॉर्मली या तो वो प्राइस डेज में ऐसा ड्रेसिंग सेंस करते थे या इंस्पेक्शन के टाइम पे, जब बाहर से लोग कोई आते हैं ना देखने के लिए कि आपके स्कूल्स में क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चे कैसे हैं, टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों आज उन्होंने इतने अच्छे से तैयार वैर होकर थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। और इसके अलावा एक चीज़ और नैरेटर ने नोटिस की कि आज स्कूल बड़ा ही अजीब लग रहा था। एंड सोलेम यहाँ पर क्या है, बड़ा सीरियस टाइप का, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सीरियस है, कोई हसल बसल नहीं है, बिल्कुल संडे की तरह शांति है। एंड नैरेटर को पता नहीं ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो है, कुछ तो है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आस। एक और चीज़ हुई, ऑल ऑफ अ सडन आप स्कूल जाते हो एंड जब आप बैठते हो तो आपको लगता है कि यार जो लास्ट बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पे कौन बैठा है, वहाँ पे ओल्ड पीपल बैठे हैं, विलेजर्स बैठे हैं। बहुत ही अजीब सा लगेगा ना। कौन कौन विलेजेस में हैं, लाइक सॉरी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, ओल्ड हॉजर विथ हिज थ्री cornered hat, the farmer mayor, the former postmaster, the several other besides। अलग अलग प्रोफेशन से जो लोग हैं, पोस्ट मास्टर्स बैठे हैं, या फॉर्मर यहाँ पर क्या है, पहला पहला पोस्ट मास्टर हुआ या पहला मेयर हुआ, वो लोग बैठे हुए हैं। एंड और भी लोग बैठे हुए, एवरीबडी लुक्ड सैड। एंड सभी लोग बड़े सैड दिख रहे थे। अब मम्मी पापा की एज के लोग वहाँ पे बैठे हुए, उनसे भी ओल्ड लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड कुछ फिगर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट फिगर हैं उस विलेज के, वो लोग भी बैठे हुए हैं। एंड सभी लोग बहुत दुखी दिख रहे हैं। एंड हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्प्ड एट द एजेस। I seriously don't know यार कि what is the meaning. Okay, I forgot because this is the first time I see the word Hauser. Okay, I'll tell you on my next class that कि what is the meaning of Hauser. I'm really sorry. I'm that kind of teacher जो बिल्कुल भी ashamed नहीं feel करती अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती है, because वी ऑल आर ह्यूमन बींग एंड कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बल्कि
मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट से सीखती हूँ. समटाइम्स अगर मुझे कोई वर्ड नहीं आता ना, तो आई वाज जस्ट लाइक कि अच्छा बच्चा इसकी मीनिंग क्या होगी, एंड स्टूडेंट टेल मी दैट मैम ये वाला होगा. सो यहाँ पर तो प्रॉब्लम है कि आप लोगों से मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकती हूँ. बट अगर इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ हॉजर, जो कि मुझे पता चल जाएगा कंप्लीट करते ही ये वीडियो. बट आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कौन कौन मीनिंग जानता है हॉजर की. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. जो हॉजर है कोई प्रोफेशन होगा. वो ओल्ड प्राइमर क्या होता है, कोई भी बुक जो बेसिक्स कैरी करती है. मतलब आपने ग्रामर की बुक ली है तो एकदम ग्रामर का बेसिक्स होगा, या अगर आपने इंग्लिश की बुक ली है तो बिल्कुल बेसिक्स होगा, एप्पल बॉय कैट इस तरह से. तो बहुत ही पुरानी, मतलब एकदम एकदम नर्सरी वाली उन्होंने बुक ली है. एंड थम्ड एट द एजेस, मतलब कि बहुत ही पुरानी बुक है. कभी कभी नहीं, आप बहुत ज़्यादा किसी किताब को अगर बहुत पुरानी होती है, कई बार यूज़ हुई रहती है, तो थोड़ी पुरानी हो जाती है, उस तरह की है. एंड उसने अपनी नीज पर, अपने घुटनों पे वो बुक ओपन की थी. एंड वो बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे जो थे वो उसके पेजेस पे पड़े हुए थे. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, बड़ा अजीब सा लग रहा था. मैं सोच रहा था कि यार ये सारी चीज़ें आज के दिन क्यों हो रही हैं. एम हैमिल माउंटेड एज चेयर. माउंटेड यहाँ पर क्या है कि वो अपनी चेयर पे जाकर विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी. अब उसी टोन के साथ, बहुत ही सीरियस, ग्रेव मतलब कि सीरियस, एंड जेंटल मतलब कि बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट टोन के साथ वो जो मेरे पे यूज़ किया था उन्होंने टोन, वो सबसे बोलते हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. गॉड नहीं, कैन यू इमेजिन कि अचानक से आप हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, हिंदी पढ़ रहे हो, एंड आपको बड़ा मन नहीं लगता है हिंदी पढ़ने में. नॉर्मली मैंने बच्चों को देखा है कि ना इंग्लिश पढ़ने में मन लगता है, ना हिंदी पढ़ने में मन लगता है. लेकिन हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है. कहीं ना कहीं अगर हमारी जो ओन लैंग्वेज होती है उसमें हम फ्रीडम महसूस करते हैं. दुनिया में आप किसी भी कोने में चले जाओ, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज को सीख लो, लेकिन जो फीलिंग्स होती है ना, जो दिल की बात निकलती है ना, वो अपनी ही टंग में निकलती है, अपनी ही मदर टंग में निकलती है. तो बड़ा ही शॉकिंग था, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि प्रशिया जो है वो वॉर जीत चुका है. एंड ऑर्डर आया है उधर से कि अब कल से जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा. किसी की फ्रीडम को छीन लेना, आप देख रहे हो कि इट्स वेरी कॉमन, इट वॉज़ वेरी कॉमन इन दोज डेज जैज, जब बड़ा आसान होता था फ्रीडम ऑफ राइट छीन लेना, फ्रीडम ऑफ लाइफ छीन लेना, किसी का बेसिक्स जो राइट्स होते हैं वो छीन लेना किसी से भी. एंड यहाँ पे एल्जैक एंड लॉरेन के साथ यही चीज़ें हो रही थी. एंड बहुत शॉकिंग था एम हैमिल जब वो बोलते हैं कि ऑर्डर आ गया कि कल से मैं स्कूल में नहीं रहूँगा एंड कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा. सो ये लास्ट लेसन है, तो प्लीज़ अटेंटिव रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा. गॉड, what a thunderclap these words were to me, and now narrator is in shock. ना बिजली वाला जो शॉक होता है, ये कोई भी होगा. मतलब एक होता है ना कि इट्स अ वेरी कॉमन टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट कि जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है हम उसके वर्थ को नहीं समझते, हम उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझते. पर जैसे ही वो चीज़ जाती है, वी स्टार्टेड टू रियलाइज दैट कि ओ गॉड, कौन सी चीज़ हमने खो दी जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल थी. यहाँ पे जो नैरेटर है उसका भी यही हालत था कि मतलब बहुत शॉकिंग था. ओ द रेचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. ओ द रेचेस, यहाँ पे जो रेचेस है इसका मतलब है कि सैड पीपल, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी बुलेटिन बोर्ड के बाहर, जो लोग खड़े थे पढ़ रहे थे, वो इसलिए थी क्योंकि टाउन हॉल के जो बुलेटिन बोर्ड पे ये न्यूज़ आया था कि कल से हम अपनी लैंग्वेज को खोने वाले. My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's egg or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel, too, the idea that he was going, that I should never see him again, made me forget about
all his rule and how cranky he was. Now, this is the condition, the mental condition of a narrator at that particular time when he got to listen that कि okay now आपको फ्रेंच नहीं पढ़ना, आपको जर्मन पढ़ना है. उस बच्चे को पता चला जिसने कभी फ्रेंच पे ध्यान नहीं दिया, तो उसका मेंटल स्टेटस क्या था? ओ गॉड, फ्रेंच लास्ट लेसन क्यों? मुझे तो हार्डली, मतलब मैं मुश्किल से लिख पाता हूँ, यानी कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब आई मस्ट स्टॉप देयर. ओ गॉड, काश मैं रुक जाता, काश मैं पढ़ लेता. मैं कितना रिग्रेट फील कर रहा हूँ यहाँ पे. सॉरी मतलब सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं है, सॉरी का एक दूसरा मीनिंग भी होता है रिग्रेट, आप पछतावा कर रहे हो कि काश मैंने अपने लेसन्स को लर्न किया होता. जो टाइम पास करता था, मैं बर्ड्स के एग्स कलेक्ट करता था, जो सारी जगह एक रिवर है, बाहर की जगहों में होता है, जो एक रिवर के बीच में एक प्लेस होता है, स्लाइडिंग जैसे बना होता है, बच्चे वहाँ पे खेलते हैं. तो वहाँ पे जा जा के ओके, नैरेटर का नाम जो है आई थिंक फ्रांस है. तो फ्रांस जो है वो खेलता रहता, तो उसको बड़ा अफसोस होता है कि मैं इतना टाइम पास करता था, काश मैंने फ्रेंच पढ़ लिया होता. जो बुक्स मेरे लिए कहीं ना कहीं न्यूजेंस का काम करते थे, मतलब कि न्यूजेंस समथिंग जो आपको बहुत ही अनोइंग लगे, बहुत ही इरिटेटिंग लगे, वो गॉड प्लीज़ मतलब बिल्कुल सामने से हटा दो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. तो इस तरह की कंडीशन थी, कनेक्शन था फ्रांस और उसके बुक्स के बीच में, स्पेशली फ्रेंच बुक्स के बीच में. और कहीं ना कहीं जो भी मेरे हिस्ट्री के सीन्स, मतलब ऑटोबायोग्राफीज़ जो थे, वो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा हैवी लगते थे. आज वो एकदम बिल्कुल ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रहे हैं. आई कुड नॉट गिव अप, ऐसा कि मतलब मैं कभी उन पे गिव अप नहीं कर सकता. मैं शायद इतने बच्चे शरारती होते हैं पर दिल के बुरे नहीं होते हैं, एंड वो नहीं चाहते उसका साथ छोड़ना. और कहीं ना कहीं ओल्ड फ्रेंड में एम हेमिल भी आते हैं, जिनकी आदत हो गई थी फ्रेंड्स को, उनके डांट की, उनके मार की, वो जितना भी क्रैंकी क्यों ना साउंड करते हो, कहीं ना कहीं मतलब इतने गुस्से वाले साउंड करते हो, बट कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से अलग नहीं होना चाहता, वो हमेशा मिस करेगा एंड उसे बहुत बुरा लग रहा है. Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब यहाँ पर उसको रियलाइज़ होता है फ्रांस को कि मतलब एम हेमल ने इसलिए ड्रेसअप किया था क्योंकि उनका ये लास्ट लेसन था. एंड यू नो वॉट बच्चा, आप भी पेन फील कर सकते हो कि ऐसा टीचर जो कई सालों से पढ़ा रहा है बहुत ही फेथफुली, ऑल ऑफ अ सडन ये आके अनाउंस कर दिया जाए कि कल से आपको ये लैंग्वेज नहीं पढ़ानी है. या आप खुद एक स्टूडेंट हो, अगर आपसे कहा जाए कि ओके वॉर हो गई है एंड अमेरिका, लंदन, वॉटेवर जो भी आप कंट्री जानते हो, अगर उसने इन्वेजन कर दिया एंड उसने ये फरमान जारी कर दिया, ये ऑर्डर दे दिया, कमांड कर दिया कि हिंदी जो है लैंग्वेज वो आपसे नहीं बोली जाएगी, फीलिंग क्या होगी? मतलब एक होता है ना कि आप बहुत प्यार करते हो हिंदी से. आयरॉनिकल है कि हम हिंदी को प्यार तो करते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते. अगर आज हम वो एक ब्लेसिंग है हमारी कि हमें आती है हिंदी, लेकिन हमसे कोई ग्रामर पूछते हिंदी का तो हमें कुछ भी नहीं आता. सो यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि लोग बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं. और अब वो समझ में आ रहा है कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. और अब समझ में आ रहा है कि जो ओल्ड मैन बैठे हुए थे एट द बैक ऑफ द बेंच, वो किस लिए? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बुरा फील कर रहे थे. दे वर सॉरी, वो भी रिग्रेट फील कर रहे थे कि काश वो स्कूल ज़्यादा आए होते, उन्होंने फ्रेंच लेसन्स लिए होते. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अ मास्टर फॉर हिज फोर्टी. एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं सब जो थे वो अपनी थैंकफुलनेस, अपने ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए आए थे उस मास्टर को, एम हेमल को, कि वो कितने थैंकफुल हैं कि वो इतने सालों से फेथफुली अपना सर्विस जो है वो स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हैं. देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री एंड वॉज देयर वाज नो मोर. एक चीज़, ये लाइन बड़ी ही गूजबम्स वाली है ना, रोंगटे खड़े करने वाली. अ मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. और कहीं ना कहीं एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि वो लोग थैंकफुल थे, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे थे, फेथफुलनेस जो थी मास्टर की सर्विस की, ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री. और कहीं ना कहीं वो शो कर रहे थे अपने रिस्पेक्ट को वो कंट्री जो अब उनकी थी ही नहीं. समथिंग ओके, समथिंग गॉड, मतलब कितना मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेजन किया था एंड जब उनका रूल चलना शुरू हुआ था एंड भगत सिंह एंड गांधी जी के टाइम के जो लोग थे वो कैसा फील करते होंगे. मतलब अपनी कंट्री में ही स्लेव बन के रहना, हर जगह पे जाओ तो डॉग्स एंड
इंडियंस आर नॉट अलाउड। बड़ी मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन, बड़ी हॉरेबल कंडीशन होगी, एंड वी शुड प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिया जिसने बहुत फाइट किया है, और हमें हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने फ्रीडम फाइटर्स को। ओके, आई थिंक कि दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंड जो भी मेरे चैप्टर्स होंगे, अगर बहुत लॉन्ग चैप्टर्स है तो वो 3 पार्ट्स में होंगे, और अदरवाइज 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगी। एंड आई होप कि आप लोगों को एक एक लाइन क्लियर होगी। एंड जब मैं पूरा चैप्टर क्लियर करूँगी बेटा, जब कंप्लीट करूँगी, तो मैं इस चीज़ का ध्यान दूँगी कि मैं थीम डिस्कस करूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द मॉरल लेसन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर लेसन। सो कहीं ना कहीं हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, और क्या क्या चीज़ें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड जब पूरा कोर्स कंप्लीट होगा ना बेटा, यू हैव लॉट्स ऑफ मॉरल लेसन्स जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग 12। इवन हेंस फोर्थ आप स्टार्ट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ मैं आप लोगों को सिलेबस नहीं पढ़ाऊँगी, बट वीकली मैंने ये ट्राई किया है कि हम एक टॉपिक पे डिस्कशन ज़रूर करेंगे, कोई भी ऐसी टॉपिक जो टैबू है, स्टिग्मा है। नॉर्मली मैं अपने स्कूल्स में बातें करती हूँ उन टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, जिनका नाम लेते ही लोग कहते हैं सो वो टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होती है, यू रियली वांट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बट यू डोंट हैव एनी वन जिससे आप बात कर सको, तो हम सारे टॉपिक पे बात करेंगे। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो सेक्स एजुकेशन का टॉपिक हो सकता है, वो पीरियड्स का टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो प्रोस्टिट्यूशन का टॉपिक हो सकता है, वो यूथनेशिया का टॉपिक हो सकता है। सो कहीं ना कहीं मैं वीकली या 2 वीक्स पे हम लोग एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे। एंड आई होप कि आप मेरे वीडियोस को सुनो, देखो, एंड आपको वो चीज़ नॉलेज मिले कि अच्छा ये चीज़ है। क्योंकि एज़ फॉर एज़ पर माई स्टूडेंट्स, जितना मैंने डिस्कस किया है इन 2 सालों में, अब जो 12th में हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, एंड आई रियली वांट टू गिव दोज नॉलेज टू यू ऑल ऑल्सो। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट मिला इससे, तभी आप लाइक प्रेस करिएगा या सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज यू डोंट नीड टू डू सो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक ऑल द प्रिकॉशंस। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, बहुत सारी चीज़ों को सीखिए, एंड जस्ट डोंट लिव योर ह्यूमैनिटी। अगर जब भी आपको ऐसा मौका मिले कि किसी के लाइफ में हीरो बनने का, सो नेवर स्टेप बैक, जस्ट ट्राई टू बी मोर ह्यूमन। सो टाटा, बाय बाय।